नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस कोर्स में। और हम लोग ऐसे का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में एक इम्पोर्टेंट ऐसे है, अभी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है, नवीन शिक्षा नीति। तो नवीन शिक्षा नीति 2020 पर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। इस पर जो ऐसे पूछा जाएगा, इसमें एक तो सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020, ये हेडिंग आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा, इसकी सार्थकता, इसकी प्रासंगिकता, इसके परिवर्तन या क्या कुछ इसमें नया होगा, या इसकी समक्ष चुनौतियां या इसको इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं, ऐसा करके आपसे ऐसे पूछा जाएगा। कोई भी ऐसे पूछा जाएगा तो उसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। भूमिका आप बहुत अच्छे से लिखिए और उपसंहार बहुत अच्छे से करिए, और बीच का जो इसमें बॉडी पैराग्राफ होगा तो वो तो निश्चित है कि इसकी कुछ प्रावधान आपको लिखने पड़ेंगे, बिंदुवार कुछ बातें आपको याद करके रखनी होंगी जो इस पॉलिसी में, इस नीति में बात की गई है, उनको आप लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मान लीजिए आपसे सिंपल सा दे दिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 पर आप एक ऐसे लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको करना है। जैसे भूमिका आपको इसमें लिखनी है, तो भूमिका में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले से शिक्षा नीति 1986 की, 1986 के बारे में कोई जिक्र नहीं करना है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी के साथ में आप यहीं पर शिक्षा का महत्व या शिक्षा का अर्थ समझा देंगे कि वास्तव में शिक्षा का अर्थ होता क्या है, और इसी के कारण से तो इसकी जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन जो होगा उसको ऑर्नामेंटल लिखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ऐसा जो सजावटी भाषा हो, सजावटी लेखन आपका हो, और यहाँ वो सारी चीजें आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसमें आगे शिक्षा नीति में क्या किया जाना है। इस हिस्से का दूसरा जो बॉडी पैराग्राफ होगा, बॉडी पैरा में आप ध्यान रखिएगा, बॉडी पैराग्राफ कभी भी आप कोई भी ऐसे लिखेंगे तो उसमें एनईपी की मुख्य बातें, मुख्य प्रावधान आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। जब भी कोई योजना पूछी जाती है या कोई भी ऐसी नीति पूछी जाती है तो उस ऐसे को लिखने में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो यही है कि उसमें प्रावधान आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसको करने के बाद में ये प्रावधान आप लिखेंगे, कम से कम इसको 400 शब्द देंगे, 400 शब्द, या आप ऐसा कह सकते हैं 300 से 400 शब्द के बीच में इसको लिखेंगे। अगर 700-800 शब्द का आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि यही तो मुख्य है। बाकी जो बातें आप करते हैं, आप बहुत बड़े विचारक बन जाते हैं, आप ऐसा विचार देने लगते हैं कि लगता है कि पॉलिसी अगर बनाने को आपको दे दी जाती कस्तूरी रंगन जी की जगह, तो आप इतना अच्छा कर देते कि पूरी दुनिया वैसा नहीं कर सकती थी। वो आपका एक विचार हो सकता है, लेकिन पॉलिसी पे पूछा जा रहा है, पॉलिसी आपको लिखना पड़ेगा। तीसरी, इसी बॉडी पैराग्राफ में या उससे अलग आप कर सकते हैं कि इसके समक्ष क्या चुनौतियां आएंगी, इन चुनौतियों को आप लिखेंगे, क्या चुनौतियां इसके अंतर्गत आएंगी। इन चुनौतियों को आप इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे कि बिल्कुल सब बेकार है। वही बात कि पॉलिसी मैं बनाता तो बड़ी अच्छी हो जाती। चुनौतियों का मतलब यह होता है कि उसके समक्ष कुछ चैलेंज ऐसे होंगे जिनको दूर करके आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल अकाट्य होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका निराकरण संभव नहीं है, वो चुनौतियां नहीं होती है, तो वो तो ऐसी शाश्वत समस्याएं हो जाती है, तो पॉलिसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसके बाद में एनईपी का प्रभाव आप लिखेंगे कि एनईपी का वास्तव में क्या प्रभाव होगा, और प्रभाव करने के बाद में आप उपसंहार करेंगे बहुत शार्ट में, अंत में, बिना फिलॉसफी झाड़े। बहुत कुछ फिलॉसफी यहाँ पर नहीं झाड़ेंगे कि बहुत ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी के साथ में, किसी के कथन के साथ में आप एंड कर देंगे। गांधी जी का कथन हो सकता है, विवेकानंद जी का कथन हो सकता है, कलाम साहब का कथन हो सकता है, किसी विदेशी राइटर का भी कथन हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप भारत की किसी विचारक का कथन लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत में मैं हमेशा कथन की जब शुरुआत आपको बताता हूं तो मेरा कहना होता है कि आप कुछ किसी का स्टेटमेंट दें, है ना, किसी का स्टेटमेंट दें और किसी के स्टेटमेंट के साथ में इसको शुरू करें। जैसे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ये देखिए, ऐसे पूरा एक कंप्लीट है मेरे हाथ में, और इसमें ये ऐसे मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है। इसमें प्रावधान बस मैंने केवल लिया है कहां से, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वहीं से लेना पड़ेगा। बाकी इसमें जो बातें हैं वो, जैसे मैं ऐसे इसको लिखता कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला
नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा जो है वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसको कोट को आप नोट करिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। हथियार है, और इसका क्यों हथियार है? जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, और नेल्सन मंडेला साहब ने ये कहा तो इसको आप लिंक करिए अपने ऐसे से। ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे ही हथियारों की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता होती है। पहले हमारे पास चीन सी तोपें हुआ करती थी, पहले हमारे पास बंदूक होती थी, राइफल। आज AK-47 SLR, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समय के हिसाब से वैसी ही क्षमताओं का विकास हमको करना पड़ता है। तो कुछ शिक्षा का क्षेत्र भी ऐसा ही है, जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे ही हथियारों की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता होती है। और शिक्षा रूपी हथियार, शिक्षा रूपी जो ये हथियार है, इस हथियार को नए आयाम प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020, अगर ये डेट आपको नहीं याद रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा NEP 2020 को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, घोषित किया गया। ठीक है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद में भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें ये 34 सालों बाद पहला परिवर्तन है। और इस नीति को तैयार करने में वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसी की रिपोर्ट के आधार पर इस नीति को NEP 2020 को बनाया गया। इस नीति को जब अंतिम रूप दिया जा रहा था तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत सरकार के द्वारा ओपन किया गया था बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, अध्यापकों और अभिभावकों को शामिल करने के लिए इसको, कि अपने विचार होते अभिभावकों को सुझाव देने के लिए, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों को सुझाव देने के लिए इसको क्या किया गया था कि इसमें सुझाव दे दे, इसको ओपन किया गया था। और ये इसकी परिपक्वता को दर्शाते हैं कि ये कितना परिपक्व है, कितना रिसर्च और डेवलपमेंट इस पे हुआ है, जिसके बाद में इसको जारी किया गया है। ये बात आप यहां पर कर देंगे। अब बात आती है कि शिक्षा वास्तव में होती क्या है और क्या आवश्यकता पड़ती है शिक्षा जैसी चीजों में नीति लाने की, या क्या शिक्षा क्या है? शिक्षा का अगर वैसे अर्थ निकाले तो शिक्षा का मतलब होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा का क्या मतलब होता है? सीखना या सिखाने से इसका तात्पर्य होता है। सीखना और सिखाना, सीखने और सिखाने की क्रिया शिक्षा है, लेकिन शिक्षा को केवल इन्हीं शब्दों में तो बांधा नहीं जा सकता है। अगर आप और इसके व्यापक अर्थ पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, और उसका उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य का आंतरिक, जो उसका आंतरिक पावर है, आंतरिक जो शक्ति है, उसका विकास हो सके, और साथ में उसका जो बिहेवियर उसका होता है, जो व्यवहार होता है, उसको भी परिष्कृत किया जा सके। यानी कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आंतरिक शक्तियों के विकास और व्यवहार को परिष्कृत करता है। किसकी? मनुष्य की। और शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में अगर वृद्धि कर दी जाए तो मनुष्य को एक योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं आता है, फिर वो पहली पाठशाला तो उसका परिवार होती है, माता पिता होते हैं, घर पे भाई बहन होते हैं, वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद में जब वो प्राइमरी एजुकेशन लेने जाता है, वहां से लेकर अंत तक जहां तक की वो पढ़ाई करता है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और सबकी अलग अलग जिंदगी होती है, कहां तक कौन पढ़ाई करता है, उसी के हिसाब से वो कितना योग्य नागरिक बनेगा ये निश्चित होता है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान की राह दिखाती है, साथ साथ में शिक्षा उसके व्यक्तिगत, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देती है। और इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये जो नई शिक्षा नीति है, नवीन शिक्षा नीति में इनका बहुत अच्छे से समेशन किया गया है, बहुत अच्छे से इनको समाहित किया गया है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास कब संभव हो पाएगा? तभी संभव हो पाएगा जब उसे देश की संस्कृति, देश की मातृभाषा, मूल्य, इन सब का सही से ज्ञान हो,
और हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें ये समस्त चीजों को समावेशित करते हुए सभी को यह अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से आप भूमिका लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर आपको अब बताना है कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसके मुख्य प्रावधान क्या है। लेकिन इन प्रावधानों को बताने से पहले आपको थोड़ी सी भूमिका इसमें बांधने की मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा लिखें कि नई शिक्षा नीति ये वास्तव में है क्या। नई शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा हुई इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इस नीति के द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई कि देश में जो स्कूली शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है उसमें परिवर्तन किया जाए। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक इसमें निर्धारित किया गया कि स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन दर हो जाए, GER हो जाए और इसके साथ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया। इस जो ये पूरी नीति है इस नीति में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर प्रकाश डालना समीचीन होगा। इस तरीके से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों की एक क्वेरी होती है कि हेडिंग डालेंगे कि नहीं। यहां पर आप चाहें तो एक हेडिंग डाल सकते हैं, कई लोग हेडिंग डाल के भी लिखते हैं, कई लोग पैराग्राफ में लिखते हैं। अगर हेडिंग डाल के लिखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान, हेडिंग ऐसे छोटा सा डाल दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और फिर उस प्रावधानों में आप बुलेट पॉइंट में उसको लिख दीजिए। दूसरा तरीका है कि इस नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना समीचीन होगा, ऐसा आप करके और उनको पॉइंट आउट कर दीजिए। अब ये क्या प्रावधान है, इन प्रावधानों को हम यहां पर देखेंगे। इन प्रावधानों को आपको याद भी करना है। जैसे इसमें एक प्रावधान है कि स्कूली शिक्षा के संबंध में नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 5+3+3 और +4 इसका प्रावधान किया गया है। ये डिजाइन किया गया है 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। जो 3 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं, आयु वर्ग के जो बच्चे हैं 3 से 18 के बीच, उनको इसमें शामिल किया गया है। पहला प्रावधान आप ये लिखेंगे। इसका व्याख्या आपको नहीं करना है क्योंकि यहां पर व्याख्या अगर इसका करने लगेंगे तो एक एक पॉइंट की व्याख्या 200-250 शब्द में होगी तो वो ऐसे नहीं रह जाएगा, एक किताब बन जाएगी आपकी पतली सी। जो NEP 2020 है उसमें दूसरा आप लिखेंगे कि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है और इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है ना। यदि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा ये तो रहेगी ही, कक्षा 8 और आगे की शिक्षा में भी प्राथमिकता देने का सुझाव किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नृत्य, योग, खेलकूद, नियमित रूप से मार्शल आर्ट स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, जिससे बच्चे शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम जो ये सारी चीजें हैं इनमें भाग ले सकें, जिससे कि केवल उनका मानसिक विकास ही न हो, शारीरिक विकास भी हो सके। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा पाठ्येतर गतिविधियों के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं रखा गया है। जैसे आपने सुना होगा पहले से कि कला, विज्ञान और व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अगर कोई अलग अलग एडमिशन लेता है तो लोगों को लगता है अरे ये तो आर्ट पढ़ रहा है, बचपन से ही उसको द्वैत दर्जे का समझा जाता है। हो सकता है वो बहुत बड़ा आगे चल के राइटर बने, वो IAS ऑफिसर बन जाए और BSc MSc करने वाला घर में ट्यूशन पढ़ा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, लेकिन लोग बड़े द्वैत दर्जे समझते हैं उसको। तो इस नीति में ये बात ख्याल रखी गई है, ध्यान में रखी गई है और इस कारण से ये थोड़ा सा स्पेशल बनाती है इस नीति को। छात्रों का समग्र विकास हो सके और समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा और इस बदलाव में यह कहा गया है कि भविष्य में इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे जो भी कंपटीशन आप देते हैं तो उन कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर अब सेमेस्टर का जमाना है तो सेमेस्टर करने की बात हो रही है 10th में और 12th में। तो ये भी प्रावधान इसमें किया गया है कि ऐसा हो सकता है आगे कर दिया जाए। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए जो निर्धारित निकाय है उसके लिए एक परख, एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, इसकी स्थापना की जाएगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर
का प्रयोग इसमें किया जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी अब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे कि जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन है उसके आधार पर किया जा सके। अगला इसमें प्रावधान है कि शिक्षकों की नियुक्ति, अगर शिक्षक सही नियुक्त हो जाए तो पढ़ाई तो वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी ना। अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो पढ़ने वाला कहां तक नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने की बात इसमें की गई है, और समय समय पर कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की बात की जा रही है। यानी कि इनकी पदोन्नति तभी उनको मिलेगी जब वो अच्छे से प्रदर्शन करेंगे। बात समझ में आ रही है। शिक्षकों की नियुक्ति अगर अच्छे से हो गई तो उसके बाद में एक चीज में और है कि 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। यानी कि उसमें क्या मानक होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगला प्रावधान है, आपको लग रहा होगा कि इतना हमको कैसे याद होगा। अगर आपको नई शिक्षा नीति लिखनी है तो इतनी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आप भूल जाएंगे, काम चलेगा। डेटा आप भूल जाएंगे, काम चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर ये कौन कौन सी बातें हैं ये आपको लिखनी पड़ेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3%, ये 2018 का डेटा लिया गया है। 26.3% ये 2018 में है। हायर एजुकेशन में नामांकन अनुपात जो है 2018 के, और इसको बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। और उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़े जाने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। जो एनईपी 2020 है, इसमें स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो ऐसा नहीं है कि उसको उसका, जैसे अभी क्या है, आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने बीच में छोड़ दिया तो आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे। तो उसमें 3 व्यवस्थाएं की गई है ना। एक डिप्लोमा की बात की गई है, एक सर्टिफिकेट है ना डिप्लोमा देने की, डिग्री देने की। तो इतनी व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे, आप इतना लिखकर यहाँ से निकलेंगे कि एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसमें दिया जाएगा, और अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनको डिग्री प्रदान की जा सके। ये कार्य एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत दिन से वैसे भी बंद चल रहा था, इसलिए कुछ था नहीं। पीएचडी होता है, एमफिल को बंद कर दिया गया है, अब हटा ही दिया गया है। पहले ये कागज पे नहीं हटा था, कागज से भी हटा दिया गया है। और जो नई शिक्षा नीति है, ये देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की इसमें परिकल्पना की गई है। और इस परिकल्पना में यह कहा गया है कि कुछ संस्थानों, जैसे वो मेडिकल चिकित्सा को छोड़कर बाकी एक ही संस्थान से ये पूरे गवर्न होंगे। ये प्रमुख प्रावधान रहे। इसके अलावा इसमें विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, और उनकी स्कूली शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इन प्रक्रियाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन करने की बात की गई है, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना और प्रशासन में अभिवृद्धि हित विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण में समन्वय का कार्य करेंगी। और इसी के साथ में भारतीय ज्ञान प्रणालियां जो हैं, जिनमें जनजातीय स्वदेशी ज्ञान शामिल है, उनको पाठ्यक्रम में शामिल करके सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल करके उसका उपयोग शिक्षा में किया जाएगा, जिससे कि वो जो हमारा ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, उसका अनुप्रयोग हम लोग कर सके, हमारे छात्र उसका लाभ उठा सके। ये तो इसके मुख्य प्रावधान हो गए। अब चुनौतियां क्या है? 150-200 शब्द में आप ये चुनौतियां लिखिए। ये जो लक्ष्य इतने गिना दिए गए, इन लक्ष्यों को हासिल करने में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है, ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उपयुक्त लक्ष्यों को हासिल करने में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड है, एमपी का बोर्ड है, महाराष्ट्र का बोर्ड है। इसलिए इस फैसले का अगर वास्तव में क्रियान्वयन करना है तो वास्तविक क्रियान्वयन है तो राज्य सरकारों को सामने आना होगा। पहला चैलेंज ये है। अगर राज्य सरकार इसमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो समस्या हो जाएगी। जो नई शिक्षा नीति है, इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का भी मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस कारण से शिक्षा महंगी हो सकती है, क्योंकि जो भारत का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले आप समझ सकते हैं 70 के करीब ऐसा है। तो वहां का 100 रुपए जो फीस है, $100 जो फीस है, यहाँ कितनी ज्यादा हो जाएगी।
कहने का मतलब तुलना करके आप इसको समझ सकते हैं। दक्षिण जो भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों को ये चिंता खाई जा रही है, उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा का संस्कृतिकरण करने पर जोर दे रही है, यानी कि त्रिभाषा सूत्र जो अपनाया गया है उसके कारण शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये आरोप दक्षिण भारतीय राज्यों का है। वित्त पोषण की चुनौती भी एक बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन अभी तक हमने किया कितना? हम तो अभी तक कुछ कर नहीं पाए ना। तो जीडीपी का 6% हम खर्च करने की बात जरूर करते हैं, अगर इसको नहीं खर्च कर पाएंगे तो ये भी एक चुनौती बहुत गंभीर है कि इसका वित्त पोषण वास्तव में इतना बड़ा सब हमने प्लान बना लिया है, कहां से हो पाएगा। और इकोनॉमी जो होती है, पैसा जो होता है, मनी जो होती है, वो बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी कार्यक्रम या किसी भी प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? साथ में हमारे यहाँ कुशल शिक्षकों का अभाव है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो हमने पूरा ढांचा बना दिया है, अगर उसमें कुशल शिक्षक नहीं होंगे, जो हमारी डिग्री है आप समझ सकते हैं उसमें कई लूपहोल्स हैं। लोगों के पास डिग्री होती है, मेरिट में उनका सिलेक्शन हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि उनको पढ़ाना आता है, तो ऐसे ही उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं उनके की जाती है, जिस कारण से ये सब संभव हो सके। तो ये सब समस्याएं इसमें है। लेकिन चुनौतियों पर ही आपको नहीं रुकना है। एनईपी का प्रभाव क्या होगा आप इसमें लिखेंगे कि इस नीति के प्रभावी बिंदुओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके माध्यम से जहां बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। और नवीन जो शिक्षा नीति है, इसके माध्यम से जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वो वैश्विक स्तर तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर पाएगी, वैश्विक स्तर तक वो मुकाबला कर सकेगी। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब उपसंहार आपको करना है, यानी अंत की 4 लाइनें आपको बहुत अच्छी से लिखनी है। उसमें आप कैसे लिखेंगे, ये लास्ट आ गया आपका उपसंहार। यहां पर आप ऐसे लिखिए कि कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति आधुनिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और पारंपरिक मूल्यों के समावेशन पर आधारित है। यही तो चीजें तो आपने देखा है कि जो आधुनिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है और जो पुराने पारंपरिक मूल्य हैं, उन दोनों को इसमें क्या किया जा रहा है, समावेशित किया जा रहा है। तो पारंपरिक ज्ञान, इसको आप वैल्यू दीजिए, पारंपरिक ज्ञान और जो आधुनिक व्यवस्था है, आधुनिक ज्ञान आधारित व्यवस्था है, इन दोनों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं और आदिवासी क्षेत्रों की ज्ञान की भी बात करते हैं। तो आधुनिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और पारंपरिक मूल्यों के समावेशन पर यह आधारित है। और यदि इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से हो जाता है तो ये नई प्रणाली जो होगी, ये भारत को जो प्राचीन विश्व गुरु का दर्जा था उसको दिला पाने में सक्षम होगी। इसके साथ में आप यहां पर जिक्र कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य में शिक्षा की बात की गई है लक्ष्य 4 में। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करके भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा, अगर इसका क्रियान्वयन सही से किया जाए। और ऐसे अगर ये क्रियान्वित हो गई तो 1 दशक बाद हम कह सकते हैं, एक गांधी जी का कथन है, 1 दशक बाद हम गांधी जी का यह कथन सही साबित होते देख सकते हैं। या आप ऐसा लिखिए, 1 दशक बाद गांधी जी का यह कथन सही साबित होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। क्या कहा था गांधी ने? बापू ने कहा था, उस स्टेटमेंट को मैं नोट कर रहा हूं, स्टार्टिंग किस स्टेटमेंट से हुई थी और एंड आप करिए, अंत करिए इस वाले स्टेटमेंट से। नेल्सन मंडेला से शुरू करिए और गांधी जी पे खत्म करिए, है ना। दोनों लोग एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग थे, एक प्रकार की विचारधारा को मानते थे। तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षा का तात्पर्य बालक, शिक्षा का तात्पर्य बालक और क्या, 2 बातें हैं इसमें, बालक और मनुष्य। इसी समय याद करिए, बालक और मनुष्य के शरीर, खाली शरीर ही नहीं, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण, और सर्वांगीण नहीं, वह सर्वोत्कृष्ट, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो अगर सही से क्रियान्वित हुई एनईपी 2020 तो 10 साल बाद, 1 दशक के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गांधी जी का ये सपना जो होगा वो साकार होते हमको दिखेगा। जो गांधी जी का ये स्टेटमेंट है ये साकार होते हमको
दिखेगा। कौन गांधी? महात्मा गांधी, सोनिया गांधी नहीं। बात समझ में आ गई? महात्मा गांधी, बापू ने ये कहा था। इस तरीके से आप लिखिए। अब ये किसी भी तरीके से पूछा जाए, चुनौतियां पूछी जाए तो आप कर सकते हैं, आपसे अगर इसमें इसका प्रभाव पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। प्रभाव में भी यही पॉइंट लिखेंगे और उसको एलिब्रेट करेंगे कि ये जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, ये प्रभाव जो प्रावधान किए गए वही प्रभाव डालेंगे। इस तरीके से स्टार्टिंग और एंड करिए। बहुत ज्यादा फैक्ट इसमें नहीं है, हाँ, लेकिन उतना आपको याद रखना होगा। कुछ पॉइंट 8-10 हैं जो कि नई शिक्षा नीति में बात की गई है। तो थैंक यू, अगले हिस्से में फिर मिलते हैं।